हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस डेविडसन के यूं अचानक हेलीकॉप्टर से शहर के बीचों बीच उतरने से मैनहट्टन हाईवे पर जाम लग गया। अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखने के लिए लोग पागल हुए जा रहे थे। आसी जो बस में थी, इस वक्त वह बस भी मैनहट्टन के इस हाईवे पर थी। अचानक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाने के कारण बस रुक चुकी थी। आसी का दोस्त जोश ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? और यहाँ हाईवे पर इतनी भीड़ क्यों है? जवाब में ड्राइवर बताता है, हाईवे पर अभी अभी एक चॉपर लैंड हुआ है जिसमें हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस डेविडसन अपनी फिल्म का प्रमोशन के लिए आया है। यह सुनते ही आसी की क्लासमेट और उसकी नई बनी दोस्त कैथी खुशी से उछल पड़ती है और ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहती है, क्रिस डेविडसन। कैथी को इतना खुश देखकर आसी हैरान होते हुए पूछती है, अरे कौन है क्रिस डेविडसन? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? सलमान खान आया है क्या? आशी की बात सुनकर कैथी हैरान होते हुए कहती है, अरे तुम क्रिस डेविडसन को नहीं जानती? वह है हॉलीवुड सुपरस्टार, रिच, हैंडसम और अट्रैक्टिव, अमेरिका की हर लड़की के दिल का राजा, जिसे पाना हर लड़की का ख्वाब है। एक बार वह जिसे नज़र उठाकर देख ले, वह अपने आप को खुशकिस्मत समझती है। उसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां मरती हैं। तुम्हें पता है, आज तक उसकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। पूरे हॉलीवुड का सबसे अमीर एक्टर है वह। आसी, अब मुझसे वेट नहीं होता, मुझे भी देखना है उसे, कहकर कैथी जल्दी से बस से बाहर निकलती है। कैथी के साथ बाकी सभी स्टूडेंट भी अपने हीरो की झलक पाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ आसी और जोश को छोड़कर, क्योंकि आसी उसके बारे में कुछ जानती नहीं थी और जोश जल भुनकर राख हो चुका था, क्योंकि वह कैथी को पसंद करता था। वहीं सड़क पर पब्लिक क्रिस की एक झलक पाने के लिए बेचैन थी। क्रिस बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने चॉपर से बाहर निकलता है और हाथ हिलाकर लोगों को ग्रीट करता है। इधर दूसरी ओर पुलिस वाले राका को लेकर अपना रूट चेंज करके एक कच्चे रास्ते पर बढ़ते हैं कि उनके पीछे क्रिस के लोग लग जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। उधर कैथी और बाकी स्टूडेंट अपने सुपरस्टार को देखने के लिए भीड़ में स्ट्रगल कर रहे थे। तभी कैथी खिड़की के बाहर से आसी को आवाज़ देती है, ओ आसी, चल बाहर आ जा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हैंडसम क्रिस को देखने का। लेकिन आसी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह उसकी बात को अनसुना कर देती है। कैथी ने फिर से कहा, जल्दी आ जाना, और बार बार जोर देने पर आसी उसका मन रखने के लिए बाहर आने को राजी हो जाती है। इस वक्त आसी ने सफ़ेद चूड़ीदार सूट पहना हुआ था और सफ़ेद दुपट्टा ले रखा था। उसके बाल खुले थे जो उसकी कोमल सी पतली कमर तक झूल रहे थे। आसी जैसे ही बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर बने सीढ़ियों पर खड़ी होती है, अचानक वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि धूल मिट्टी से बच सकें। आसी अपना दुपट्टा संभालने लगती है। वह अपने बिखरे हुए बालों को जैसे ही कान के पीछे करने वाली थी, उसका दुपट्टा उड़ते हुए कहीं दूर चला जाता है। अरे मेरा दुपट्टा! आशी मुंह खोलकर अपने दुपट्टे को देख रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ के कारण वह दुपट्टा पकड़ नहीं पा रही थी। ना जाने कैसे वह दुपट्टा उड़ते हुए सीधा क्रिस के चेहरे को ढक लेता है। क्रिस अपने हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे खड़ा था। वह दुपट्टा जैसे ही क्रिस के चेहरे पर आता है, उसकी भीनी भीनी खुशबू क्रिस को अट्रैक्ट करती है।
फिर वह उस खुशबू का रस लेने के लिए एक लंबी सांस लेकर सुकून से छोड़ता है तो मानो मदहोश हो जाता है। उफ, यह खुशबू! क्रिस धीरे से अपने चेहरे से वह दुपट्टा हटाता है और उसे अपने हाथ में लेकर इधर उधर अपनी नज़र घुमाकर देखता है, लेकिन कोई भी उस दुपट्टे का मालिक उसे नज़र नहीं आता। इधर आसी ज़ोर ज़ोर से कह रही थी, अरे मेरा दुपट्टा, ओ हीरो, मेरा दुपट्टा। आसी अपने हिसाब से तेज़ ही बोल रही थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उसकी आवाज़ क्रिस तक नहीं पहुंचती। तभी क्रिस की नज़र भीड़ के बीचों बीच एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो उछल उछल कर उसे हाथ से इशारा कर रही थी। क्रिस को उसके इशारे समझ नहीं आते। लगता है यह भी मेरी फ़ैन में से एक है, पर यह इतना उछल क्यों रही है? वैसे जो भी है क्यूट है। क्रिस को आसी के चेहरे का भोलापन काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। न जाने वह कैसा एहसास था जो क्रिस को कुछ ऐसा महसूस करवा रहा था जो उसे पहले कभी नहीं हुआ। क्रिस देखता है वह लड़की बार बार अपने चेहरे पर आ रहे बालों को अपने कानों के पीछे कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत, भोलापन और परेशानी साफ नज़र आ रही थी। हैरानी वाली बात यह थी कि इतनी भीड़ के बावजूद क्रिस उसे देख पा रहा था। आसी उछल उछल कर अपने हाथों के इशारे से दुपट्टे को मांगने की कोशिश कर रही थी। धूल और मिट्टी के कारण वह क्रिस को अच्छे से देख रही नहीं पा रही थी। क्रिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आशी बहुत परेशान हो चुकी थी। भीड़ के कारण वह आगे नहीं जा पा रही थी। ऊपर से क्रिस के गार्ड, क्रिस के करीब जाना लगभग नामुमकिन था। क्रिस खोया हुआ था। न जाने क्यों उसे उस लड़की को निहारते रहने का मन कर रहा था। तभी उसके हाथ में पहनी घड़ी में एक अलार्म बजता है जो शायद डेंजर वार्निंग थी। घड़ी को देखते ही क्रिस का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह लोगों को बाय करते हुए अपने चॉपर में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके हाथों में आशी का सफ़ेद दुपट्टा था, जैसे वह अपनी हथेली में अच्छे से लपेट लेता है। थोड़ी ही देर में उसे हाईवे का ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। आशी और उसके दोस्त बस में बैठकर आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन गैंग राका को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। पुलिस वाले और ब्लैक ड्रैगन गैंग के बीच मुठभेड़ हो रही थी। पुलिस वाले ब्लैक ड्रैगन गैंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे। पुलिस वाले फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे और ड्रैगन गैंग के लोग पीछे हट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन गैंग का खात्मा होने ही वाला है कि इतने में बहुत हो गया बच्चों का खेल, अब मिलो यमराज से। यह कहते हुए क्रिस की एंट्री वहां होती है। क्रिस इस समय ब्लैक ड्रैगन के मास्क में था। उसके दोनों हाथों में लेजर गन थी और वह हल्क बाइक पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही गैंग के लोगों ने उसे देखा, मानो उनमें नई जान आ गई। अब वहाँ फायरिंग और भी ज़्यादा धुआंधार होने लगी थी। इसी बीच क्रिस ने कुछ इशारा किया और कुछ लोगों ने क्रिस को कवर फायरिंग देना शुरू किया। क्रिस बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और जिस वैन में राका को रखा था उसके नज़दीक पहुंच गया। पुलिस वाले गैंग के लोगों से निपटने में बिजी थे। क्रिस ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और उस वैन के गेट पर लगा दिया। अगले ही पल वैन का दरवाज़ा उड़ गया और क्रिस राका को बाइक पर बैठाकर वहां से बाहर निकाल लेता है। राका की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तुम ठीक तो हो राका? क्रिस पीछे गर्दन करके राका से पूछा। हाँ क्रिस, तुम आ गए, मैं अब ठीक हूँ, राका ने धीमी आवाज़ में कहा। तभी अचानक क्रिस को एक गोली कंधे पर लगी।
आज यह साले छुपकर वार करते हैं, कृष ने फायरिंग करते हुए कहा। कृष को गोली लग चुकी थी, लेकिन कृष अपनी परवाह न करते हुए अपने एक आदमी के साथ राका को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भिजवा देता है और बाइक छोड़कर एक कार में सवार हो जाता है। राका घायल हालत में भी अपने पास से एक चिप निकालकर क्रिस को देते हुए कहता है, किंग, मैंने अपना काम कर दिया। यह वही चिप है जिसमें हमारी गैंग के गद्दार जो पुलिस से मिले हुए हैं उनका नाम और सारी डिटेल है। क्रिस अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लेकर वह चिप रख लेता है और राका वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद क्रिस खुद पुलिस वालों से लड़ता है। अब तक शाम हो चुकी थी। क्रिस ने बहुत बहादुरी से पुलिस वालों का सामना किया था, लेकिन न जाने कहां से पुलिस वालों का बैकअप आ चुका था, जिसे देखकर क्रिस बोला, हमारी गैंग में जो भी गद्दार है वह हमारी पल पल की खबर पुलिस वालों को दे रहा है। इस गद्दार को ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। दूसरी तरफ बस में आसी बहुत परेशान और दुखी थी। क्या हुआ आसी, तू इतना उदास क्यों है? कैथी ने पूछा। मेरा इतना अच्छा दुपट्टा उड़कर उस आदमी के पास चला गया। कैथी को कुछ समझ नहीं आया। वह पूछती है, कौन आदमी? किसके पास गया तेरा दुपट्टा? आसी कहती है, अरे वह जो चौपर के नीचे खड़ा था, तुम्हारा वह हीरो, क्या नाम है उसका? यह सुनकर कैथी खुशी से उछलते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा दुपट्टा उड़कर क्रिस के पास पहुंच गया? आसी, मैं बता नहीं सकती तुम कितनी लकी हो जो तुम्हारे दुपट्टे को कुछ पल के लिए क्रिस के हाथों ने छुआ। मुझे तो अब तुमसे जलन हो रही है। काश मैं तुम्हारी यह ड्रेस पहनी होती और मेरा दुपट्टा उड़कर उसके पास चला जाता। मैं तो खुशी से मर ही जाती। कैथी की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, तुम इसे लक कह रही हो? अरे वह मेरे नए सूट का दुपट्टा था। तुम्हें पता है, दुकानदार से लड़ झगड़ कर पूरे 800 रुपये में लिया था। वह तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, 2000 का कह रहा था, लेकिन मैंने मोल भाव करके उसे 800 रुपये तक पहुंचा दिया। इसका मैच खराब हो गया है। मेरा दुपट्टा, चोर कहीं का। आसी को इस तरह बोलते हुए देखकर कैथी मुंह बनाते हुए कहती है, शुक्र मना आसी, उसने तुम्हारा दुपट्टा चुराया, तुम्हारा दिल नहीं। अगर दिल चुरा लेता तो क्या होता? अब आसी मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा दिल हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं है जो वह चुरा लेता। वैसे भी मेरे दिल पर तो ऋतिक रोशन का हक है। वह कितना हैंडसम है, कितना अच्छा डांस करता है। ऋतिक रोशन, वह कौन है? कैथी ने हैरान होते हुए पूछा। अरे तुम ऋतिक रोशन को नहीं जानती? वह हमारे इंडिया का सुपरस्टार है, मेरा हैंडसम हीरो। कहकर आसी अपने दोनों गालों को अपने हाथों में भर लेती है और तितली की तरह अपनी आंखें फड़फड़ाने लगती है। इस वक्त वह बिल्कुल मासूम और बेहद प्यारी लग रही थी। इधर कुछ घंटे बीत चुके थे। क्रिस राका को बचाने में तो कामयाब हो चुका था, लेकिन पुलिस से लड़ते हुए अब तक क्रिस की हालत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि गोली लगने के कारण उसके हाथ में से लगातार खून बह रहा था। क्रिस अपनी हालत को संभालते हुए जैसे तैसे कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह ज़्यादा दूर जा पाता, एक पुलिस वाला उसकी कार के टायर पर फायरिंग करता है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। उफ, लगता है टायर पंचर हो गया। मुझे कुछ और रास्ता निकालना होगा। इस एक्सीडेंट के कारण क्रिस को और भी ज़्यादा चोट लग जाती है। क्रिस किसी तरह खुद को संभालते हुए कार से बाहर निकलता है।
उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून बहे जा रहा था। अचानक उसकी नज़र कार की दूसरी सीट पर रखे आसी के दुपट्टे पर पड़ती है। यह दुपट्टा घायल हालत में भी क्रस उस दुपट्टे को उठाता है और पहले आंखें बंद करके उसकी खुशबू लेता है, फिर जल्दी से इस दुपट्टे को उठाकर अपने जख्मों पर बांध लेता है और खुद को संभालते हुए पुलिस की नज़रों से बचते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में नवीन जी किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, मुझे समर से पता चला वह कॉलेज ट्रिप पर गई है, उस पर नज़र रखना। इस पर सामने से एन का जवाब आता है, यू डोंट वरी, मेरी नज़र उस पर ही है। नवीन जी एन को बताते हैं, मुझे खबर मिली है वह ड्रैगन किंग भी वहीं है। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, हमें आज ही प्लानिंग करनी होगी। लेकिन कैसे? एन ने पूछा। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, कहकर नवीन जी एन को कुछ समझाते हैं, जिसे सुनकर एन परेशान होते हुए पूछता है, मुझे पूरा यकीन है वह ऐसा करेगी। नवीन जी पूरे विश्वास के साथ बोले, बिल्कुल, वह अपनी माँ की बेटी है, खुशी की बेटी है। वह दूसरों का दर्द उससे देखा नहीं जाता। जितनी चंचल और मासूम है उतनी ही दयावान है। जैसी कभी खुशी हुआ करती थी, बिल्कुल उसी तरह वह ज़रूर करेगी। लेकिन ध्यान रहे, इसमें रिस्क है। जरा सी गलती और सब बर्बाद हो जाएगा, हमारे वर्षों का प्लान खत्म हो जाएगा। नवीन जी को सांत्वना देते हुए एन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। नवीन जी किससे बात कर रहे हैं? किसकी और किस बारे में? क्या आसी बन रही है किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? क्या होगा अब? आइए समझते हैं। आसी अपने दोस्तों के साथ मैनहट्टन के जंगलों में पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं, हम लोग इस जंगल में रहकर नेचर पर रिसर्च करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। फ़िलहाल शाम हो रही है, कुछ स्टूडेंट जल्दी से कैंप लगाओ और कुछ खाना बनाने की तैयारी करो। आसी जॉस और कैथी को अपने आसपास ना देखकर उन्हें ढूंढने कैंप के बाहर जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प हो जाते हैं। राम राम राम, हे कान्हा जी, यह दोनों यहाँ हैं। असल में कैथी और जोश सबकी नज़रों से छुपाते हुए और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए एक पेड़ के पीछे रोमांस करने में बिजी थे। कैथी आवाज़ निकाले बिना जॉस के किस को अपनी गर्दन पर फील कर रही थी। जॉस बोला, धीमे, आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ ही पल में कैथी और जॉस का रोमांस परवान चढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे को पैसिनेटली किस कर रहे थे। आसी को उनके अफेयर के बारे में भनक तक नहीं थी, इसलिए उसे बहुत बड़ा झटका लगा। आसी ने गौर से देखा तो जॉस का एक हाथ कैथी की शर्ट के अंदर था। उन्हें इस तरह प्यार करता देख शायद एक पल के लिए वह भी अपने जीवन में रोमांस को मिस करने लगी। उसकी सांस भारी होने लगी थी कि अचानक उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, अरे बेवकूफ़ हो कि कुछ, तुम रहम करो मुझ जैसी मासूम बच्ची पर। यह फिरंगी भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आसी वहाँ से शर्माते हुए आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि आसी को इंग्लिश खाना बनाना नहीं आ रहा था। दोस्ती निभा, उन दोनों को रोमांस करने दे और हिंदुस्तानी खिचड़ी बना ले। आसी ने यह सोचा। लगभग 1 घंटे में वह खिचड़ी बन चुकी थी। आसी खाना बनाकर पानी के गैलन में देखती है और अपने आप से कहती है, अरे इसमें तो पानी नहीं है। सभी लोग खाना खाएंगे तो पानी भी मांगेंगे। मुझे पानी ले आना होगा, लेकिन कैसे?
कैथी और जॉस को देखो, बेशर्म अभी तक नहीं आए। अब लव बर्ड्स को क्या डिस्टर्ब करना, लगता है मुझे अकेले ही जाना होगा। ऐसा सोचकर आशी अपना इमरजेंसी बैग निकालती है जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ थी ताकि वह जंगली जानवरों से बच सके। आशी बैग और गैलन लेकर पानी की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है। लगभग 15 मिनट चलने के बाद उसे पास में एक नदी दिखती है जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मिल गया पानी, थैंक यू कान्हा जी, यह कहकर आशी आसमान की तरफ देखती है और अपने गैलन में उस नदी से पानी भरने लगती है। इस वक्त शाम के लगभग 7 बज रहे थे और जंगली इलाका होने के कारण काफ़ी अंधेरा हो चुका था। एक पल के लिए जंगल के उस माहौल ने आशी के अंदर के डर को बढ़ा दिया। हे भगवान, कितना सन्नाटा है यहाँ। अच्छा हुआ आशी, तुझे हनुमान चालीसा याद है। जल्दी जल्दी पानी भर और निकल यहाँ से। आशी खुद से यह कह रही थी कि उसकी नज़र आसपास मंडरा रहे जुगनुओं पर पड़ती है जिन्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। आशी सब कुछ भूलकर उन जुगनुओं को अपने हाथों से छूने की कोशिश करने लगती है। खुशी में खिलखिलाती हुई आशी उन्हें पकड़ने की, उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी। आशी मुस्कुराकर अपने हाथ हवा में उठाकर गोल गोल घूमने लगी। चांद की रोशनी में इस वक्त वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आशी ने इस वक्त सफ़ेद सूट, उस पर पीला दुपट्टा ले रखा था। इस वक्त कोई उसे देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। आशी अपनी ही मस्ती में थी, इस बात से अनजान कि एक जोड़ी नीली आंखें दूर छुपकर उसे निहार रही थीं। वह कोई और नहीं, कृष था। कृष जो पुलिस के चंगुल से बचते हुए जंगल के अंदर आ चुका था। ज़्यादा खून बह जाने के कारण वह दर्द और तकलीफ़ में था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर वह पेड़ के पीछे छुपकर उसी दिशा में देखने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी और उसकी नज़रें आशी पर ठहर गईं जो अपनी ही धुन में जुगनुओं के साथ खेल रही हैं। उसके चेहरे की मासूमियत और मुस्कान देखकर किसी को भी मन में शांति का एहसास हो जाता। दुनिया की चिंता से परे, खूबसूरत और शांत लेकिन चंचल उन छोटे छोटे जुगनुओं के बीच एक बड़ी जुगनू आशी। चांद की रोशनी में आशी का चमकता चेहरा किसी जुगनू से कम नहीं लग रहा था। उससे भी ज़्यादा चमक रही थी उसकी खूबसूरत आँखें, बिल्कुल तारों की तरह। कृष इस वक्त अपने चेहरे पर ड्रैगन किंग मास्क पहन रखा था जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। खूबसूरत नीली आंखें झील की तरह शांत लेकिन समुद्र की तरह गहरी, जिनमें हर पल कुछ लहरें उठ रही थीं। उसकी आंखों से होते हुए उसके दिल को छू रही हैं। इस बात का एहसास कृष को भी नहीं है कि क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा है। इस पल में ऐसा भी क्या सुकून है कि इतने दर्द में होने के बावजूद उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा। न जाने वह कौन सा खिंचाव है जो कृष के पैर अपने आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। कृष सोचता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यह वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले हाईवे पर देखी थी। यस यस, यह वही लड़की है। मैं इसका मासूम चेहरा नहीं भूल सकता। इसे तो मैं लाखों की भीड़ में से भी पहचान सकता हूँ। उसी वक्त कृष की आशी से मिलने की तमन्ना शायद अब पूरी होना चाहती थी, क्योंकि अब कृष चाहकर भी अपने पैरों को रोक नहीं पा रहा था। मानो आशी एक चुम्बक और कृष खींचा चला जा रहा हो। आशी इस बात से अनजान अब तक जुगनुओं में ही खोई हुई थी। अचानक घूमते घूमते आशी का पैर मुड़ जाता है।
वह खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है और कहती है, कान्हा जी। आसी गिरने ही वाली थी कि कृष्ण ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी नज़रें आसी के मासूम चेहरे पर टिक गईं। आंखें कसकर बंद करने के कारण आसी और भी मासूम और क्यूट लग रही थी। आसी अभी तक अपनी आंखें बंद किए हुई थी। वह आंखें बंद किए हुए ही कहती है, अरे मैं गिरी नहीं, लगता है कान्हा जी ने मुझे बचा लिया। यह कहते हुए आसी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। डर के कारण उसे ड्रैगन किंग मास्क में कृष्ण भूत जैसा लगता है और उसके अंदर का डर एक बार फिर उभर आता है और वह चीख पड़ती है, भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ भूत। तुरंत ही कृष्ण उसके मुंह पर हाथ रख देता है। कृष्ण उसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। चेहरे पर ड्रैगन मास्क होने के कारण वह डरावना लग रहा था। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। कृष्ण ने गुस्से भरी दबी आवाज में फिर कहा, वॉट आर यू डूइंग इन अ डार्क फॉरेस्ट सो लेट नाइट? आंसर मी। आसी कांपते हुए अपने मुंह की ओर इशारा करती है, मानो इशारे में कह रही हो, तुम अपना हाथ हटाओगे तभी तो बताऊंगी। इशारा समझकर कृष्ण थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहता है, ओके। ऐसा कहकर कृष्ण आसी को सीधा खड़ा करता है और उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। डरी सहमी हुई आसी कांपते हुए शब्दों में उससे कहती है, भूत जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था यह आपका इलाका है। आज तक सिर्फ सुना था कि घने जंगल में भूत होता है, लेकिन आज देख भी लिया। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। आसी की बात सुनकर कृष्ण हैरानी से पूछता है, यह भूत क्या होता है? आसी हंसकर बोली, अरे पगले, भूत नहीं, पूत नहीं, भूत भूत। और फिर अचानक आसी को ख्याल आता है। वह अपने सर पर टपली मारते हुए कहती है, आसी तू भी ना, यह विलायती भूत है तो इसे तेरी हिंदी कैसे समझ आएगी? मरने के बाद भी इंग्लिश ही समझेगी ना? हिंदी में बोल, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में। डर के मारे मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। आगे की बातें ऐसी इंग्लिश में रहती हैं। इस बात से अनजान कि कृष्ण हिंदी भी समझता है, आसी मासूम, भोली और प्यारी सी शक्ल बनाकर अपने हाथ जोड़ते हुए कृष्ण से कहती है, देखिए भूत जी, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो यहाँ पानी भरने आई थी और जुगनुओं को देखकर थोड़ी देर उनमें खो गई जी, बस। जुगनू? व्हाट जुगनू? कृष्ण हैरान होते हुए पूछा। सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। जुगनू मतलब बटरफ्लाई। ओ सॉरी सॉरी, बटरफ्लाई, गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैं इस जंगल तो क्या किसी भी जंगल में नहीं जाऊंगी। प्लीज़ बच्ची समझकर माफ़ कर देना। हाँ, मैं चलती हूँ। आप एंजॉय कीजिए जंगल में अपनी चुड़ैलों के साथ। ऐसा कहकर आसी जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कृष्ण को जब तक अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, उसका खून भी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका था। ऊपर से आसी ने उसे देख लिया था। वह आसी को यहाँ से जाने देने का रिस्क नहीं ले सकता था। कृष्ण अपनी गन आसी के ऊपर पॉइंट करता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा ऊपर जाओगी। वैसे भी भले ही तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है, लेकिन फिर भी काफ़ी करीब से मुझे देख लिया है, और जो मुझे एक बार देख लेता है वह फिर कुछ देखने के लायक नहीं बचता। सॉरी, तुम्हें मरना होगा। कहकर कृष्ण ट्रिगर पर उंगली रखता है और आसी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है।
क्या कृष आशी को गोली मार देगा? कौन बचाएगा आशी की जान? अब क्या करेगी आशी? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।